नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिसे हम शॉर्ट में एएसडी भी कहते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल यही है कि आखिर ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ये एएसडी है क्या चीज? तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि एएसडी असल में होता क्या है। अच्छा, तो एएसडी यानी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है। अब इस भारी शब्द का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि ये दिमाग के विकास से जुड़ी एक स्थिति है और इसका असर बच्चे के कई पहलुओं पर पड़ता है, जैसे कि वो कैसे बातचीत करते हैं, दूसरों से कैसे मिलते जुलते हैं, उनके सेंसरी रिस्पॉन्स कैसे होते हैं और यहाँ तक कि उनके सीखने का तरीका भी अलग हो सकता है। और यहीं पर स्पेक्ट्रम शब्द बहुत जरूरी हो जाता है। पता है इसे स्पेक्ट्रम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक जैसी कंडीशन नहीं है जो सब में एक ही तरह से दिखे। हर बच्चा बिल्कुल अलग होता है। एक बच्चे में जो लक्षण होंगे वो दूसरे से बहुत अलग हो सकते हैं। उनकी गंभीरता भी अलग अलग हो सकती है। मतलब कोई भी दो केस एक जैसे नहीं होते। और ये स्पेक्ट्रम ना एक सिक्के के दो पहलुओं जैसा है। एक तरफ कुछ चुनौतियां हो सकती हैं, जैसे शायद किसी के लिए दूसरों की फीलिंग्स को समझना मुश्किल हो या फिर बातचीत को आगे बढ़ाने में दिक्कत आए। लेकिन दूसरी तरफ अक्सर हमें कुछ कमाल की, कुछ असाधारण काबिलियतें भी देखने को मिलती हैं, जैसे आर्ट में, म्यूजिक में, मैथ्स में या फिर उनकी याददाश्त तो बस जबरदस्त हो सकती है। तो ठीक है, अब जब हम ये समझ गए हैं कि ये है क्या, तो अगला कदम है इसके शुरुआती संकेतों और लक्षणों को पहचानना। चलिए देखते हैं कि वो क्या हो सकते हैं। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि लक्षण कब दिखने शुरू होते हैं। देखिए, ये हर बच्चे में अलग हो सकता है, लेकिन ज्यादातर मामलों में 12 से 24 महीने की उम्र के बीच ये संकेत नजर आने लगते हैं। हाँ, कभी कभी ये थोड़ा जल्दी या थोड़ा देर से भी दिख सकते हैं। तो चलिए इन संकेतों को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोशल और कम्युनिकेशन से जुड़े संकेतों की। इसमें क्या क्या आ सकता है? जैसे हो सकता है कि बच्चा अपनी पसंद की चीजें या अपनी भावनाएं दूसरों से शेयर ना करे, या फिर बातचीत में अपनी बारी का इंतजार करना या उसे आगे बढ़ाना मुश्किल लगे। कई बार आई कांटेक्ट करने से बचते हैं या फिर उन्हें इशारे समझने में या किसी की बॉडी लैंग्वेज को पढ़ने में परेशानी होती है। कम्युनिकेशन के अलावा एक और बहुत बड़ा पहलू है और वो है कुछ खास तरह के व्यवहार का बार बार दोहराया जाना। इसे हम रिपीटेटिव बिहेवियर कहते हैं। इसमें क्या होता है? जैसे एक ही तरह से हाथ हिलाना या अपनी जगह पर गोल गोल घूमना, या फिर अगर उनके डेली रूटीन में जरा सा भी बदलाव हो जाए तो वो बहुत परेशान हो सकते हैं। कभी कभी उनकी दिलचस्पी किसी एक खास चीज में बहुत ज्यादा होती है। और हाँ, वो आवाज, गंध या किसी भी टेक्सचर को लेकर बहुत अलग तरह से रिएक्ट कर सकते हैं। मतलब या तो बहुत ज्यादा या बहुत कम। तो ये सब संकेत और लक्षण देखकर मन में सवाल आता ही है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? एएसडी के पीछे वजह क्या है? चलिए देखते हैं कि साइंस इस बारे में हमें क्या बताता है। देखिए, सबसे पहली और जरूरी बात तो ये है कि आज तक साइंस को इसकी कोई एक अकेली वजह नहीं मिली है। कोई एक सिंगल प्रूवन कॉज नहीं है। अभी तक की समझ ये कहती है कि ये जेनेटिक और एनवायरमेंटल, मतलब आनुवांशिक और हमारे आसपास के माहौल, इन दोनों ही फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन का नतीजा हो सकता है। अगर इसे थोड़ा और समझें तो रिसर्च दो मेन डायरेक्शंस में चल रही है। एक है जेनेटिक फैक्टर्स, मतलब ये कि इसमें कई सारे जीन्स का रोल हो सकता है और इसका संबंध कुछ और कंडीशंस जैसे कि फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम से भी देखा गया है। और दूसरा है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। इस पर अभी भी बहुत स्टडी चल रही है, लेकिन इसमें गर्भावस्था के दौरान हुए इन्फेक्शन, कुछ दवाएं या प्रदूषण जैसे फैक्टर्स शामिल हो सकते हैं। और हाँ, एक आंकड़ा है जो काफी ध्यान खींचता है। वो ये कि लड़कियों की तुलना में लड़कों में एएसडी डायग्नोज होने की संभावना लगभग 4 गुना ज्यादा होती है। जी हाँ, 4 टाइम्स मोर। जेंडर के अलावा भी कुछ और रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि अगर परिवार में पहले से किसी को ऑटिज्म है या बच्चे का जन्म बहुत ज़्यादा प्री मैच्योर हुआ हो, मतलब 26 हफ्ते से भी पहले, माता पिता की उम्र ज़्यादा होना या जन्म के समय बच्चे का वजन कम होना भी इसमें शामिल हो सकता है। तो ठीक है, हमने संकेतों की बात की, कारणों की बात की। अब सवाल ये है कि अगर किसी बच्चे में ये संकेत दिखते हैं तो आगे का रास्ता क्या है? डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट का सफर कैसा होता है? चलिए इसे समझते हैं। देखिए, डायग्नोसिस कोई एक टेस्ट नहीं है, बल्कि ये एक पूरी प्रक्रिया है।
इसमें एक्सपर्ट्स कई चीजें करते हैं। सबसे पहले वो बच्चे के बिहेवियर को बहुत ध्यान से देखते हैं। फिर वो माता पिता से पूरी डिटेल में बात करते हैं, पूरी हिस्ट्री समझते हैं। बच्चे की भाषा और कम्युनिकेशन स्किल्स का असेसमेंट होता है और आखिर में इन सब जानकारियों को मिलाकर DSM-5 क्राइटेरिया के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। ये सब इसलिए जरूरी है ताकि एकदम सही तस्वीर सामने आ सके। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी है, ऑटिज्म का कोई इलाज या क्योर नहीं है और हमें उस नजरिए से इसे देखना भी नहीं चाहिए। ट्रीटमेंट का असल मकसद बच्चे को ठीक करना नहीं, बल्कि उसे सपोर्ट करना है, उसके स्किल्स को बेहतर बनाने में मदद करना है ताकि वो अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सके। तो ये सपोर्ट मिलता कैसे है? कई तरह की थेरेपीज हैं जो बहुत असरदार साबित हुई हैं, जैसे कि बिहेवियरल और स्पीच थेरेपी, जिससे भाषा और सोशल स्किल्स को डेवलप करने में मदद मिलती है। कुछ खास एजुकेशनल प्रोग्राम्स होते हैं जो बच्चे की ज़रूरतों के हिसाब से बनाए जाते हैं। और फैमिली बेस्ड थेरेपीज भी होती हैं जिनमें माता पिता को ही ट्रेन किया जाता है ताकि वो बच्चे के साथ और बेहतर तरीके से जुड़ सकें। इन मेन थेरेपीज के अलावा एक पूरे सपोर्ट प्लान में और भी चीजें शामिल हो सकती हैं, जैसे कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो रोजमर्रा के काम करने में मदद करती है, फिजिकल थेरेपी और सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी जो सेंसरी इश्यूज से डील करने में मदद करती है। तो अब ये सब जानकर चलिए थोड़ा आगे का सोचते हैं। भविष्य की क्या संभावनाएं हैं और ये सपोर्ट का पूरा रास्ता इतना जरूरी क्यों है? देखिए, अगर सही समय पर सही सपोर्ट ना मिले तो कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, जैसे सीखने में मुश्किलें बढ़ सकती हैं, बच्चा समाज से कटा हुआ महसूस कर सकता है और पूरे परिवार पर भी काफी तनाव आ सकता है। और यही वजह है कि इंटरवेंशन इतना ज्यादा जरूरी है। ये इन सभी चुनौतियों से निपटने का एक रास्ता देता है। तो अगर इस पूरी बातचीत से एक सबसे जरूरी बात लेकर जानी हो तो वो ये है अर्ली इंटरवेंशन, मतलब जितनी जल्दी हो सके बच्चे की जरूरतों के हिसाब से थेरेपी शुरू करना। ये प्रोग्रेस की चाबी है। इससे नतीजों में सच में जबरदस्त सुधार देखने को मिलता है। तो चलिए इस पूरी चर्चा को इसी एक शक्तिशाली और उम्मीद से भरी सोच के साथ खत्म करते हैं कि सही समय पर पहचान, सही तरह की थेरेपी और सबसे बढ़कर परिवार का प्यार और सहयोग, ये तीनों चीजें मिलकर सच में किसी भी बच्चे की दुनिया बदल सकती हैं। उम्मीद है आपको मदद मिली होगी। कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करके टेक सारथी परिवार में शामिल हो जाइए और कमेंट्स में अपने सवाल छोड़ दीजिए। आपकी फीडबैक से ही हम बेहतर कंटेंट बनाते हैं और डिस्क्रिप्शन में जाकर बहुविकल्पी प्रश्न जरूर हल करें। धन्यवाद।